Start with the good name of Allah, who is the most merciful and also beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. डियर, जैसा कि आप लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट्स विल नो अबाउट मेटालिक बॉन्डिंग इन आयरन एंड कॉपर। स्टूडेंट विल नो अबाउट एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट विल नो अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मेटालिक बॉन्डिंग यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने वहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग इन सोडियम वो भी डिस्कस किया था। तो उससे रिलेटेड हमारे पास अब एक टॉपिक है मेटालिक बॉन्डिंग इन आयरन एंड कॉपर। देखें, मेटालिक बॉन्डिंग आयरन और कॉपर की पढ़ने से पहले मैं दोबारा एक मरतबा आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताता हुआ चलूँ। मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ एटम। कि आप लोगों के पास एक एटम हो, पॉजिटिव न्यूक्लियाई एटम, और उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे आप लोग कहते हो मेटालिक बॉन्डिंग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग इन आयरन एंड कॉपर। आप लोगों को पता है आयरन भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है। सो द मेटल्स आयरन एंड कॉपर आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। आयरन और कॉपर दोनों ही मेटल हार्ड होते हैं यानी कि सख्त होते हैं। अगर ये मेटल हार्ड हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि इससे लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है और ये दोनों मेटल यानी कि आयरन और कॉपर बोथ आर द हार्ड एज कंपेयर टू सोडियम। लोहा या तांबा जिसे आप लोग कहते हैं, यानी कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स हैं। आपने इन मेटल्स को देखा भी होगा, छुआ भी होगा, तो आप लोगों को पता है कि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये हार्ड क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, वो रीज़न अब हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज मेटल्स हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। इन मेटल्स का जो वैलेंस शेल होता है यानी कि आखिरी शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। भाई इनकम्प्लीट से मुराद ये है कि उसे कंप्लीट होने के लिए और मैनी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। उन मैनी इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप उनमें फिल कर दें तो फिर जाकर ये स्टेबल होते हैं। तो ये इस कंडीशन में क्या है, अनस्टेबल मेटल हैं। अनस्टेबल मेटल होने की वजह से ये दोनों मेटल हार्ड होते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देयरफॉर जैसा कि द एटम्स बिकम कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू देयर अनफिल्ड ऑर्बिट्स। ये कहता है कि भाई ये जो एटम होते हैं आयरन का और कॉपर का, ये आपस में जुड़े होते हैं, यानी आयरन अपने ही अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कॉपर भी अपने ही अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी कि इनकी अपनी कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स एक्सटेंड थ्रू द क्रिस्टल। इसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड होने के नतीजे में इनके ऑर्बिट्स क्या होते हैं, अनफिल्ड होते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि हार्ड होते हैं। दिस अकाउंट्स फॉर देयर हार्डनेस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। भाई इनका सख्तपन और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि इनके अंदर कोवलेंट, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारे पास थी मेटालिक बॉन्डिंग इन आयरन एंड कॉपर। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अच्छा, मेटल्स से मुतल्लिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो चंद एक प्रॉपर्टीज़ इसकी लास्ट लेक्चर वाली भी रिपीट होंगी और चंद एक प्रॉपर्टीज़ न्यू भी हैं। यानी कि ये कहता है सिंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन एटम टू द नेक्स्ट एटम। ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल्स में वो फ्री मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में।
दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हम पॉइंट लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर आए थे कि देखें मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर पाया जाता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को उसमें से आसानी से ट्रांसफ़र करवाता है, यानी कि मूव करवाने में मदद देता है। उसके बाद ये कहता है व्हेन मेटल इज हीटेड, अगर आप मेटल को क्या करते हैं, हीट देते हैं, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू नाइबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखें जब आपने क्या किया कि मेटल्स को हीट दी तो उसके अंदर जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और एक मेटल से दूसरे मेटल में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। यानी कि एक एटम टू एटम वो क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और सॉलिड सारे क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनके अंदर किसी किस्म की कोई खाली जगह नहीं होती, नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, एंड मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। तो ये क्या कहता है कि भाई ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ईजिली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ हीट, या आप लोग कहते हैं कि देखिए दोनों ही चीज़ें आप लोगों की मेटल में से इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, मगर दोनों का फ्लो रेट डिफरेंट होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस यानी उसका फ्लो रेट हाई स्पीड में होता है, और फ्लो ऑफ हीट का फ्लो रेट लो स्पीड में होता है, यानी हीट स्लो आहिस्ता आहिस्ता मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल ट्रांसफ़र होती है, मगर उसकी हाई स्पीड होती है, उसकी लो स्पीड होती है। इस वजह से अगर आप किसी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहते हैं तो वो सेकंडों में पास हो जाती है। अगर आप किसी में से हीट पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, वो उसके अमाउंट पर कि आपके पास मेटल कितना है। छोटा मेटल है, थोड़ा है, तो उसमें से हीट जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर मेटल ज़्यादा है तो हीट देर से ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद ये कहता है कि दिस मीन्स डेट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। भाई इसी के नतीजे में कि अगर वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं तो वो गुड कंडक्टर हीट के भी होंगे। द मोबाइल इलेक्ट्रॉन रेडली अब्जॉर्ब्स लाइट फॉलिंग अपॉन देम एंड मूव टू हायर एनर्जी लेवल। अब देखिए एक नया पॉइंट यहाँ पर आया है कि भाई मोबाइल इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि एटम जो होता है, एटम के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट यानी कि शेल्स, न्यूक्लियर पार्ट यानी कि न्यूक्लियस, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आल्सो कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल। यह कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ही किसी मेटल पर लाइट फॉल होती है यानी कि गिरती है, उस पर फॉलिंग होती है, लाइट फॉलिंग होगी, तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चला जाता है। अच्छा ये टॉपिक हम पीछे पढ़कर आए थे, अगर आप थोड़ा सा पीछे अपने जहन में सोचें, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यानी कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल आप लोग पढ़कर आए थे। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था, जब उसने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार अपनी एनर्जी ज़ाया करता है और ज़ाया करते करते फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो उसकी ये जो वीकनेस थी, ये वीकनेस आकर किसने सुधारी थी, ये बोहर्स ने सुधारी थी। बोहर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी लगातार अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता और वो ना ही न्यूक्लियस में आकर गिरता। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लगातार ज़ाया करेगा, न्यूक्लियस में आकर गिरेगा, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय होगा तो एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वही बात यानी कि बोहर्स मॉडल को आप लोग याद करें, उस मॉडल के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जब अपनी क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट की सूरत में एनर्जी को गेन करता है, वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चला जाता है। व्हेन दे फेल बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन दे इमिट्स रेडिएशन। जब अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहता है, अपने ओरिजिनल शेल में आना चाहता है, तो वो क्या करता है, उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट दोबारा क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इमिट कर देता है। अगर उसने क्या किया कि लाइट को एब्जॉर्ब किया तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चला गया, और जब वो लाइट को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, इमिट कर देगा, तो वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ जाएगा। यानी वो सेम कंसेप्ट बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाला। दिस कॉजेज द मेटालिक लस्टर। इसी वजह से मेटल्स और द लस्टर्स, मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं। ये थी हमारे पास एक्सप्लेनेशंस ऑफ द मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. The word intermolecular forces also called van der Waals forces. ये कहता है कि भाई देखो van der Waals forces, आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को van der Waals forces क्यों कहते हैं? van der Waals forces एक डच फिजिसिस्ट था, यानी कि 1837 to 1923, हु फर्स्ट डिस्क्राइब देम, जिसने पहली मर्तबा इन फोर्सेस को बयान किया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आल्सो कॉल्ड van der Waals forces. van der Waals forces, there are two types of forces present in the molecule. मॉलिक्यूल के अंदर दो किस्म की फोर्सेस होती हैं. फर्स्ट वन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड अदर विल बी द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस. यानी एक आपके पास है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. दो वर्ड है, एक इंटर एक है इंट्रा. इंटर मीन्स बीच वाला यानी कि दरमियान वाला, इंट्रा यानी कि साइड वाला. दो किस्म की फोर्सेस. अब हम लोग डिस्कस करें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स. इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल. कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ कर रखती है. किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होते हैं उन्हें जोड़ कर रखती है. फॉर एग्जांपल देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है, अब वो दो एटम्स पर कंसिस्ट करता है, दो हाइड्रोजन और एक उसके अलावा ऑक्सीजन एटम, जो ज्वाइंट होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, यानी उनमें कैरेक्टर हमारे पास आयोनिक होता है मगर बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट होती है. तो इनके अंदर फोर्सेस कौन सी पाई जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स. एक हमारे पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which hold them together at certain temperature. अब ये कहता है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं, जो सर्टेन एक मखसूस टेम्परेचर पर एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं. भाई ये तो एक डेफिनेशन, मैं आप लोगों को एक सिंपल डेफिनेशन बनाता हूँ. भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर द दोज फोर्स which having molecules to molecule. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो होती है जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान में हो, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वो होती है जो मॉलिक्यूल टू वॉल ऑफ कंटेनर हो. जो मॉलिक्यूल्स टू वॉल ऑफ कंटेनर होगी वो हमारे पास होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और जो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स होती है उसे आप लोग कहते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब ये दो किस्म की फोर्सेस हमारे पास है, जिन इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप लोग कहते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो पाई जाती है van der Waals फोर्सेस. यानी कि दो किस्म की फोर्सेस होती हैं. भाई देखें एक सिंपल मिसाल आप लोग ले लें. आपने कोई कंटेनर लिया, आपने उसमें फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड डाल दिया. सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई आपने एक लिक्विड डाला, उस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, उनकी जो अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होती है. और जो मॉलिक्यूल्स टू वॉल ऑफ कंटेनर, वही जाहिर सी बात है वो लिक्विड वॉल ऑफ कंटेनर से भी क्या करता है, यानी कि कुलियन करता रहता है, वो किसकी वजह से होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होती है. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. यानी कि ये और भी हमारे पास होती हैं, जस्ट लाइक अ डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस आर इंड्यूस्ड डाइपोल एंड आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यानी ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके मुतालिक डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे पास थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स. So thanks to all of you.